नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी हब में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बैयर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के द्वारा संचालित किया जाने वाला इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी लोगों को तमाम प्रकार के कोर्सेज के प्रैक्टिकली और यहाँ पर संपूर्ण प्रकार के क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि समाधान पोर्टल क्या होता है, इसको हम कैसे कार्य करते हैं। जैसे देखिए, समाधान का मतलब होता है नाम से स्पष्ट है। समाधान का मतलब क्या होता है? नाम से स्पष्ट है। इससे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी, तो आप प्लीज़ लाइव आ जाइए, क्योंकि सुबह के मॉर्निंग के 8 बज चुके हैं और आप क्लास में जल्द से जल्द लाइव आ जाइए, ठीक है। और जो भी बच्चे लाइव आए हैं कृपया करके कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे आप सभी लोगों के उत्तर प्राप्त हो जाएं कि आप सभी लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको ये जानकर के खुशी होगी कि अगर आप मध्य प्रदेश सरकार की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, लोगों के लिए एक शिकायतों के लिए क्या बनाया, शिकायत पोर्टल का निर्माण किया है। अब शिकायत पोर्टल क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, तमाम प्रकार के लोगों, या फिर मध्य प्रदेश की बात करें या फिर जितने हमारे राज्य हैं, सभी के ऐसे नागरिक हैं जिनको एक मतलब प्रदेश सरकार के लिए क्या किया गया है, एक बड़ा कदम उठाया गया है, जो कि अगर नागरिकों को घर बैठे बैठे ही, अगर किसी नागरिक को किसी प्रकार से कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो घर बैठे ही ऑनलाइन क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है, अपनी ऑनलाइन रजिस्टर्ड शिकायत दर्ज करवा सकता है। साथ ही इसमें आपको क्या सुविधा दी गई है कि अगर आम नागरिक जो है वो ऑनलाइन और डाक पत्र के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, अपनी शिकायतों को दर्ज करवा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये प्रणाली इतनी अच्छी प्रणाली है, तो इसमें शिकायतों पर पारदर्शी तरीके से निवारण हो सकता है। यानी सरकार द्वारा राज्य के प्रति माह के जो पहले मंगलवार को एक कार्यक्रम क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है, और इस कार्यक्रम में लगभग 20 से 25 शिकायतें आवेदन पत्रों पर क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। ऑनलाइन समाधान भी इसमें किया जाता है। और इसका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य की अगर बात करूंगा मैं, तो मुख्य उद्देश्य जो था वो प्रदेश के सभी नागरिकों को शिकायत की समाधान, यानी कि शिकायत अगर वो कर रहे हैं तो उसका जल्द से जल्द निराकरण हो, जल्द से जल्द उसका समस्या का समाधान किया जाए, जिससे कि सभी लोगों के शिकायत भी कम होंगी और उनमें सभी लोगों का समय का भी क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। अब ये जो शिकायत समाधान जो है आपका समाधान पोर्टल हेतु जो है स्मार्ट IVR यानी कि इंटरेक्टिव वायर रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सिस्टम के माध्यम से सार्वजनिक शिकायतों को मोबाइल पर क्या करता है, प्राप्त करता है और उनका निवारण भी किया जाता है। IVR की बात करेंगे तो IVR सिस्टम के तहत एक साथ 15 लोगों की शिकायतें या फिर 15 लोगों की शिकायतों पर क्या किया जाता है, उनको सुझाव दिया जा सकता है। और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए और उनकी समस्याओं को सरल बनाने के लिए जो है राज्य सरकार के द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी जनरेट किया गया है। 1905 जो नंबर है, इस नंबर पर आप फोन करके अपनी शिकायतों को क्या करवा सकते हैं, दर्ज करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा का पूरा समाधान पोर्टल। तो समाधान पोर्टल आपको समझ में आया या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि समाधान नाम से स्पष्ट है। समाधान यानी अपनी जानकारी या फिर अपनी समस्याओं को कोई निराकरण करना, वही क्या कहलाता है, समाधान कहलाता है। अभी बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन। बात करते हैं हम लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की। तो मुख्यमंत्री अगर हेल्पलाइन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 181 ऐसा नंबर लॉन्च किया गया है। आप 181 पर कॉल करके डायरेक्टली अपनी कोई भी अगर समस्या है, कोई भी अगर शिकायतें हैं, तो आप उसको ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि 1076 यहाँ जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए डेटा निकाल कर रखा हुआ है, 1076 पर आप घर बैठे बैठे जैसे ही कॉल करेंगे तो ये कुल मिलाकर के 1076 यूपी के लिए है। कहाँ के लिए? उत्तर प्रदेश। तो इस हेल्पलाइन नंबर की सहायता से क्या किया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया। ध्यान देना। और सूचना प्रौद्योगिकी विकास के अनुसार अपर मुख्य सचिव संजीव सरन ने मंगलवार को ये मतलब योजना भवन में एक आयोजित पत्रकार वार्ता में भी ऐसा बताया है कि जितने भी प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी या फिर पुलिस विभाग हो गया, उसके पश्चात आपके निकाय हो गए, बड़े बड़े बोर्ड निगम हो गए, और आयोगों से जो बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं, जिनका निराकरण जो नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे तमाम प्रकार की समस्याओं का निराकरण करने के लिए जो है CM हेल्पलाइन नंबर तैयार किया गया है 1076। और इस 1076 नंबर की सहायता से टोल फ्री नंबर है, इस पर जनता कॉल करके अपनी पूरी की पूरी समस्याएं जो है वो रजिस्टर्ड करवा सकती है, शिकायतें अपनी दर्ज करवा सकती है। शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन संबंधित विभागों को क्या करना पड़ेगा, इसमें हस्तांतरित किया जाता है, और संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को मोबाइल संदेश के द्वारा उसके समाधान के लिए क्या किया जाता है, निर्देशित किया जाता है कि भाई यहाँ से ये सूचना या फिर यहाँ से ये आपका क्या आया है, शिकायत आई है, और आपको जाकर के तुरंत उसका क्या करना है, समाधान करना है। समस्या का समाधान करने पर जो है वो अधिकारी या फिर कर्मचारी क्या करते हैं, पुनः मतलब कि जो रहता है आपका रेंट्स लॉक कार्यप्रणाली जो अधिकारी रहते हैं उनके साथ मतलब बातचीत करके
इनके जल्द से जल्द समस्याओं का अगर समाधान धोखे से अगर नहीं हो पाता तो किस कारण से समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, इसका पूरा का पूरा शिकायतकर्ता की जानकारी के अनुसार उनको दिया जाता है कि भाई आपकी समस्या का समाधान हुआ है या फिर ऐसा कौन सा कारण रह गया जिसके कारण से आपका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। ऐसा पूरा का पूरा काम यहाँ पर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि इनमें से प्रतिदिन 3 शिफ्ट में संचालित होने पर ये कॉल सेंटर में एक शिफ्ट में लगभग 500 कर्मचारी यहाँ पे होते हैं, जो कि जनता है कि क्या करते हैं, शिकायतें सुनते हैं। शिकायतों को यहाँ पर सुनने के लिए लगभग 500 कर्मचारी की यहाँ पे व्यवस्था की गई है, ध्यान दीजिएगा। और कॉल सेंटर के लिए वहाँ पर 1300 कर्मचारी जो है आपके क्या किए गए हैं, एकत्रित किए गए हैं। तो ये सभी डेटा को आपको क्या करना, याद रखना है, इनको भूलना नहीं है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दोबारा मिलेगी नहीं, इसलिए आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से अच्छे से आपके सिलेबस के अंतर्गत आईटी सेक्टर के अंतर्गत ये पूरा आईटीटी आपका जो विषय है उसके अंतर्गत ये पूरी जानकारी डाली गई है। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान लगा करके पढ़िए। उसके पश्चात हम बात करते हैं आगे मेरी गवर्नमेंट या फिर माई सरकार। माई सरकार क्या होती है, फिर मेरी गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मेरी गवर्नमेंट या फिर मेरी सरकार क्या है, माई गवर्नमेंट। तो माई जीओवी की अगर बात करेंगे तो ये क्या होता है, एक नागरिक जुड़ाव मंच है। क्या है, एक प्रकार का नागरिक जुड़ाव मंच है। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो भारत सरकार ने अपने जो देश यानी कि हमारा भारत देश के शासन और विकास में भारतीय नागरिकों की क्या सक्रिय भागीदारी हो सकती है, यानी कि शासन प्रशासन का जो विकास है, भारतीय नागरिकों का जो विकास है, उस विकास में शासन की क्या भूमिदारी, मतलब कि शासन के विकास में नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है, कौन सी ऐसी जवाबदारी उनकी हो सकती है, ऐसा पूरी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ये माई गवर्नमेंट ऐप को क्या किया है, लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय नागरिकों के लिए, नागरिकों से मतलब कि आपका क्राउड कोर्स, शासन विचार के लिए भी एक साझा मंच यहाँ पे क्या किया गया है, तैयार किया गया है। इसके उपयोगकर्ता जो है विभिन्न सरकारी परियोजनाओं और योजनाओं पर चर्चा और योगदान करते हैं। ध्यान देना, यह उपयोगकर्ताओं को विभिन्न स्वरूप में दस्तावेज को अपलोड करने की भी अनुमति देता है। इसकी वेबसाइट जो है, ध्यान दीजिएगा, आपका राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC, ठीक है, nic.ac.in की साइट पर जाकर के हम लोग पूरा का पूरा यहाँ से कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर सर्च करके भी दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय कहा, ध्यान दीजिएगा, कि इसका उद्देश्य जो है वो निर्वाचित होने के बाद मतदाताओं और कार्यकारी के बीच में विकसित लंबे अंतराल को क्या करना है, कम करना है। ऐसा मतलब कि इसका क्या किया गया है, सिंटेक्स है, इसका पूरा का पूरा रूपरेखा है। चलिए मैं इसको सर्च करता हूँ। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा का पूरा सर्च करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है, मेरी गवर्नमेंट क्या है, माई गवर्नमेंट क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, माई गवर्नमेंट, हम सबसे पहले गूगल पर आ जाते हैं। गूगल पर आने के पश्चात हम लोग यहाँ पर सर्च कर लेते हैं mygovernment.in। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे mygovernment.in के ऊपर, तो यहाँ पर कुछ आपको इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्किल्स से रिलेटेड यहाँ पे आपको पेज दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको पूरा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित होने वाली या भारत सरकार के द्वारा संचालित होने वाली, देखिए द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा संचालित होने वाली यहाँ पर तमाम प्रकार की योजनाएं और संपूर्ण प्रकार के यहाँ पर कार्य आपको दिखाई दे रहे हैं। ऊपर आप जाएंगे तो माई गवर्नमेंट, यहाँ पर देखिए इसका होम पेज है। इस होम पेज पर आप क्लिक करेंगे तो ये इसके होम पेज पर आप आ चुके हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ दिखा रहा है आपको। या ऊपर की ओर जाएंगे आप तो यहाँ स्किप टू मेन अकाउंट जो भी है लिखा हुआ है, इनसे आप देख सकते हैं जो भी देखिए योजना के कार्य चलाए गए हैं सभी की यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फोटोज दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर क्लिक करते जाइए, देखो आपको यहाँ पे जो भी, जैसे कि देखिए आपका 100 कोर यहाँ पे वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य लिया गया था उसके बारे में दिखाया जा रहा है। उसके पश्चात फ्री फॉर ऑल वैक्सीनेशन फॉर, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारत एकमात्र देश जहाँ पर पूरा वैक्सीनेशन क्या है, फ्री में चल रहा है। तो देखिए उसका भी काम किया जा रहा है। उसके पश्चात यहाँ पर देखिए कोरोना काल में जितने भी प्रकार से बीमारियों की जो भी जांच की गई, सभी ये समाधान पोर्टल के माध्यम से हम सब मेरी सरकार यानी अपनी गवर्नमेंट के बारे में जो भी डेटा हम देखना चाहते हैं यहाँ से पूरा डेटा देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शंस की बात करते हैं तो 11.6 लाख लोगों ने सब्सक्रिप्शन करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इतने टास्क है, इतने कार्य हैं। और यहाँ पर देखिए लगभग 2 करोड़ लोग जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रोज इस वेबसाइट को क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर पूरा का पूरा आप डिटेल्स देख सकते हैं। माई गवर्नमेंट सरकार के बारे में तमाम प्रकार की यहाँ पर योजनाएं दिखाई गई है। यहाँ पर आप लॉगिन करके अपनी ID पासवर्ड बना करके आप माई गवर्नमेंट जो साइड है, इस साइड में क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा गमन कर सकते हैं। यहाँ पर घूम सकते हैं। देखिए आप ईमेल ID, मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। OTP आएगी आपके फ़ोन या मोबाइल में, तो आप उसको OTP को जैसे डालेंगे तो आप मेरी गवर्नमेंट, माई गवर्नमेंट में जाकर के क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान देना है। जिसको अगर नहीं बनेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। लाइव कमेंट भी ऑन है। तो ये होता है आपका पूरा का पूरा माई गवर्नमेंट सरकार। तो यहाँ से मैंने आपको सभी चीज़ बता दिया। उसके पश्चात फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ तमाम प्रकार की आपकी जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पर पूरी अपलोड कर दी गई है। यूट्यूब पर आप देख सकते हैं रोहित स्टडी हब, आप सर्च करेंगे तो आपके सामने देखिए इस प्रकार का इंटरफेस होने लगेगा। और ये देखिए पूरे के पूरे आपकी जितनी भी क्लासेस की वीडियो हैं, जितने भी आपके प्रैक्टिकली वीडियो हैं,
तमाम प्रकार की क्लासेस यहाँ को आपको पूरी की पूरी मिलेगी। देखिए आप देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट पे आकर के आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा अपनी प्लेलिस्ट देख लीजिए। तमाम प्रकार के यहाँ पर आपको कार्य देखने के लिए मिलेंगे, पूरे के पूरे कार्य यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट्स की ओर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे माई गवर्नमेंट के बारे में, मैंने आपको बताया अभी। इसमें माई गवर्नमेंट होम पेज का देखिए स्क्रीनशॉट्स। अगर आप साइट के प्रकार की बात करेंगे तो एक नागरिक जुड़ाव मंच है। नागरिक जुड़ाव मंच का मतलब आप सभी लोग समझ जाइए कि मतलब जितने भी नागरिक हैं अपने पूरे के पूरे जो भारत देश के जितने वासी हैं, सभी लोगों, कोई भी व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। कोई भी व्यक्ति इस पर अपना खाता बना करके लॉगिन कर सकता है, सरकार की सेवाओं का लाभ ले सकता है या सरकार के बारे में यहाँ पे जान सकता है। उसके पश्चात हम बात करने वाले हैं आगे। तो इसकी अगर बात करेंगे तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करण में उपलब्ध है। सेवा का तो क्षेत्र है तो पूरे पूरे दुनिया भर में विस्तृत है, दुनिया भर में फैले हुए हैं। मालिक की बात करेंगे तो भारत सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत ये पूरा का पूरा सिस्टम आता है। mygovernment.in वेबसाइट पूरा यहाँ पर आता है। उसके पश्चात आपका एलेक्सा रैंक जो है 28 मतलब कि 2019 की बात करते हैं, 2019 के लगभग में इसको लॉन्च किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा तब मतलब 18,298 लगभग एलेक्सा रैंक फीस की, और व्यावसायिक ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उपयोगकर्ताओं की बात करेंगे तो ये 1 लाख लोगों से ज़्यादा उपयोगकर्ता इसका अभी वर्तमान में यूज़ कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको क्या कर दिया है। ये तो 2019 की बात मैं बता रहा हूँ, मतलब 2014 की। इसको चालू कब किया गया था? 26 जुलाई सन 2014 को, यानी आज से लगभग 6 साल पहले इसको क्या किया गया था, चालू किया गया था। ध्यान दीजिएगा, लगभग आज से 6 साल पहले इसको क्या किया गया था, चालू किया गया था। उसके पश्चात ध्यान देंगे वर्तमान की इसकी स्थिति की बात करते हैं तो अभी सक्रिय है, वर्तमान में भी ये चल रहा है। अगस्त 2014 में पहले सप्ताह में माई गवर्नमेंट को लगभग 1 लाख लोगों ने क्या किया था, रजिस्टर्ड किया था। और इसकी दीक्षा के अनुसार मतलब कि 2 सप्ताह के पश्चात गूगल में क्या हुआ, माई गवर्नमेंट के साथ सहयोग करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई। यानी हम अगर कहेंगे कि माई गवर्नमेंट एप्लीकेशन या माई गवर्नमेंट वेबसाइट के साथ कौन सी वेबसाइट ने मिलकर के काम किया है, तो ध्यान देना गूगल वेबसाइट ने मिलकर के माई गवर्नमेंट के साथ काम किया है। और उसके पश्चात ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से भी राष्ट्र के लिए अपने पहले जो भी थे, अपने पहले संबोधन में भी कहते हुए इस बात की घोषणा की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि माई गवर्नमेंट को प्रस्तुत प्रधानमंत्री के विचारों और सवाल करने की पूरी जो है रेडियो पदों के माध्यम से दिया जाएगा। और वेबसाइट पर एक संबंध मोबाइल ऐप भी है जिसको आप नई दिल्ली 6 अगस्त सन 2016 को माई गवर्नमेंट की दूसरी वर्षगांठ जब हुई थी, तो उस दूसरी वर्षगांठ के समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2014 के पहले सप्ताह में, ध्यान देना, लॉन्च होने के 45 दिन के भीतर ही माई गवर्नमेंट पर लगभग 215,000 उपयोगकर्ताओं ने क्या किए, ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर पंजीकृत कर लिया था। 28,000 से ज्यादा उपयोगकर्ताओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार भी क्या किए, प्रस्तुत किए थे। प्रधानमंत्री के ऑनलाइन स्वतंत्रता दिवस संदेश पर माई गवर्नमेंट को प्रस्तुत सुझाव में ऐसा निकाला गया था कि मंच में कई सारे उपयोगकर्ताओं को जो है वो आकर्षक बना दिया गया। बहुत सारे लोग जो है इससे माध्यम से जुड़े भी, और पहले तो फेसबुक, ट्विटर जैसे अन्य सोशल मीडिया में नहीं थे, लेकिन बाद में जब इसकी स्थापना हुई, स्थापना के मतलब कुल मिलाकर के 50 दिनों के भीतर ही जो था आपका कॉर्नर, क्रिएटिव कॉर्नर सेक्शन बना दिया गया था। और प्रधानमंत्री के अलावा 7 विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के लिए भी 23,000 से अधिक प्रविष्टियां यहाँ पर क्या की गई है, करवाई गई हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके पश्चात इसमें विभिन्न जो आपके भाषा में या फिर जिनके लिए उपयोगकर्ता चुनिंदा सदस्यता ले सकते हैं। प्रत्येक समूह का उद्देश्य 2 लोगों की भागीदारी के साथ साथ संबंधित क्षेत्र में नकारात्मक बदलाव किया लाना भी इसका क्या था, उद्देश्य था, आपको याद रखना है। और कुल मिलाकर के सरकार के प्रति लोगों को जागरूक करना, ठीक है। जैसे माई गवर्नमेंट भारत के विषय में डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में भी क्या करता है, कार्य करता है। डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है बताइए मुझे, कमेंट कीजिए प्लीज। तो ध्यान दीजिएगा, डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है। डिजिटल लाइब्रेरी का रूप जो है, जैसे इंटरनेट पर तमाम प्रकार की सूचनाओं को पढ़ने के लिए हम डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से माई गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो भारत के जो विषय है डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। भारत के तमाम प्रकार के जितने भी विषय हैं वो पूरे के पूरे विषय को एक जगह एकत्रित करके रखा गया है, उसको क्या बोलेंगे, माई गवर्नमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माई गवर्नमेंट। अब बात करते हैं ओपन फोरम एडिट। क्या बात करते हैं अभी हम लोग, ओपन फोरम एडिट हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ओपन फोरम क्या होता है। ओपन फोरम जो है आपका राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा के लिए होता है, ठीक है। ओपन फोरम जो होता है ये राष्ट्रीय मुद्दे जो है, राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा के लिए यूज होता है, क्योंकि ये विभिन्न समूह में फैला हुआ है। और दूसरी बात यह है कि माई गवर्नमेंट का हर पंजीकृत सदस्य जो है उसकी भागीदारी के लिए क्या है, पात्र है। ध्यान देना, भारत सरकार के मौजूदा
जो योजना आयोग की जगह लेने वाली संसद, जिसको हम लोग बोलेंगे आदर्श ग्राम योजना, और नई संस्था यहाँ पर पहली बार चर्चा में आई थी कि आदर्श ग्राम योजना का कॉन्सेप्ट जो है ये ओपन फोरम एडिट के अंतर्गत आया था सबसे पहले, कि ग्राम जो है आदर्श ग्राम योजना लाई जाए, जिसके अंतर्गत ग्राम में भी तमाम प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, सुविधाएं की जा सकती है, सुविधाएं मुहिम करवाई जा सकती है। क्रिएटिव कॉर्नर की बात करेंगे तो क्रिएटिव कॉर्नर क्या है, आपको अपने अभिनव उत्साह को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, क्योंकि आपको भारत के इतिहास पर एक छाप छोड़ने में सक्षम बनाता है, क्योंकि अपना कौशल, अपने रचनात्मक और अपने विचार जो है उससे भारत का गौरव बनता है। और ये कोने जो है आपको विभिन्न सरकारी विभाग के साथ साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने का भी अवसर पूरा प्रदान करेगा। समय समय पर जो है मंत्रालयों को अपनी पहल की रचनात्मक से संबंधित पहलुओं पर रचनात्मक इनपुट की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक कि अगर पहलुओं पर विचार नहीं किया जाएगा तब तक की कोई जानकारी कैसे प्राप्त करवाई जाएगी। या फिर कार्य एक मोबाइल एप्लीकेशन के लिए एक ड्रॉप्ड बैनर या फिर लोगो प्रदान करने के साथ होता है, कि किसी भी मान लो कोई संस्था अगर प्रारंभ हो रही है तो उसका एक लोगो होगा कि नहीं भैया, उसका एक यानी बैनर तो होगा ना। तो ऐसे सब रचनात्मक कार्यों को करने के लिए क्रिएटिव कॉर्नर क्या करता है, कार्य करता है। अंतिम इसका परिणाम जो होता है बेहद संतोषजनक होता है, आपको याद रखना, भूलना नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं माई गवर्नमेंट 2.0। तो ध्यान दीजिएगा माई गवर्नमेंट 2.0 क्या है। तो सरकार के जो क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म जो है, जिसको mygov.in, mygeo.in में अपने संस्करण 2.0 को मतलब कि हैशटैग पोल या फिर इंटरैक्टिव चर्चा मंचों और सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एकीकृत नई नई जो सुविधाएं हैं उनके साथ में क्या किया, पूरा का पूरा लॉन्च किया गया है। और इस नागरिक जुड़ाव मंच का जो प्रभाव है वो मूल्यांकन जो है आपके भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था, विकसित किया गया था। देख सकते हैं आप यहाँ पे विभिन्न प्रकार की वेबसाइट हैं, तमाम प्रकार की वेबसाइट के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को देख सकते हैं और पूरा का पूरा काम कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है साइबर अपराध क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है। तो यहाँ पर जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से कि साइबर क्राइम क्या है और साइबर क्राइम किस प्रकार से कार्य करता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल किए जाते हैं। साइबर अपराध मतलब कि जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क क्या किए जाते हैं, आपके शामिल किए जाते हैं। किसी भी कंप्यूटर का आपराधिक स्थान पर मिलना या फिर किसी भी कंप्यूटर से कोई भी अपराध करना, वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर अपराध कहलाता है। और कंप्यूटर अपराध में क्या शामिल नहीं होते, कमेंट करके बताइए क्या शामिल नहीं होते कंप्यूटर अपराध में। तो ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर अपराध में जो है वो नेटवर्क शामिल नहीं होते, क्योंकि किसी की निजी जानकारी को प्राप्त करना और उसका गलत इस्तेमाल करना या फिर किसी को निजी जानकारी कंप्यूटर से निकाल लेना या चोरी करना, ऐसा सब काम जो होता है वो साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। और कंप्यूटर अपराध भी कई प्रकार के किए जा सकते हैं, जैसे कि किसी की जानकारी चोरी करना, जानकारी मिटाना, जानकारी में फेरबदल करना, किसी की जानकारी को किसी और कंप्यूटर में जाकर के फिट कर देना। और उसके पश्चात साइबर अपराध में जैसे आपके स्पैम मेल है, हैकिंग है, फिशिंग है, वायरस डालना या किसी की जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त कर लेना या फिर किसी पर हर वक्त नजर बनाए रखना, ये सब क्या है, ये सब पूरे के पूरे साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर उन्मुख अपराध ऐसा अपराध होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें एक कंप्यूटर और एक नेटवर्क शामिल होता है। साइबर अपराध में शामिल ये सब जो चीजें जिसके अंतर्गत आधुनिक दूरसंचार नेटवर्क यानी इंटरनेट हो गया, मोबाइल फोन, इनका अवैध रूप से उपयोग ताकि व्यक्ति या फिर व्यक्ति के जो समूह के खिलाफ क्या किया जा सके, अपराध किया जा सके और उसे प्रताड़ित किया जा सके और जानबूझकर उनको शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जा सके, उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसे पूरे के पूरे काम होते हैं साइबर अपराध के अंतर्गत। अब कंप्यूटर अपराध की पूरे के पूरे मैंने कार्य तो आपको बता ही दिया, ठीक है, कि जानकारी चोरी करना, जानकारी मिटाना, फेरबदल करना, बाहरी नुकसान करना, ये सब क्या है आपके कंप्यूटर के अपराध हो जाते हैं। अब साइबर अपराध के प्रकार क्या क्या देखिए, तो साइबर अपराध के प्रकार निम्नलिखित है। पहला आपका क्या हो जाता है, स्पैम ईमेल। स्पैम ईमेल क्या होता है, जरा कमेंट करके बताइए कितने लोगों को पता है स्पैम ईमेल क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, स्पैम ईमेल वह ईमेल होते हैं जिसमें एक ईमेल मैसेज आता है आपको और जो आपके कंप्यूटर को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। उन मेलों में क्या रहते हैं, सारे के सारे कंप्यूटर क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ऐसे जो मेल आ जाते हैं उन मेलों को क्या कहा जाता है, स्पैम मेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, स्पैम मेल कहा जाता है। उसके पश्चात ध्यान दीजिएगा फिशिंग। तो हैकिंग क्या होता है, हैकिंग की अगर बात करेंगे तो हैकिंग की अगर बात करते हैं तो हैकिंग यानी किसी की निजी जानकारी पर कोई व्यक्ति या कोई उपयोगकर्ता जब नया अकाउंट या फिर नया पासवर्ड बना करके उसको फेरबदल करे तो क्या कहलाता है, आपका हैकिंग कहलाता है।
उसके पश्चात आपकी फिशिंग होती है। तो फिशिंग क्या कहलाती है कि अगर किसी के पास मान लीजिए कोई स्पैम मेल भेजा जाए, अगर ज़बरदस्ती किसी के फ़ोन में अगर स्पैम मेल अगर भेजा जाता है ताकि वो अपनी निजी जानकारी दे, ठीक है, कि भैया ज़बरदस्ती मुझे आप अपनी निजी जानकारी दे दो, तो उस जानकारी को नुकसान अगर हो रहा है तो ऐसे ईमेल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसलिए क्योंकि फिशिंग का मतलब क्या होगा, फिक्सिंग। जैसे कि आपने अगर आपके पास आप किसी को जानकारी तभी देंगे जब आपको वहाँ पर अपना फ़ायदा नज़र आ रहा हो, तो कुछ ऐसे मेल आपको किए जाएंगे कि भाई आप अपना पूरा का पूरा बायोडाटा यहाँ पर दे दीजिए, आपको इतने देर में नौकरी लगा देंगे। तो आप अगर उस धोखे में अगर आ गए, मान लीजिए अपना पूरा डॉक्यूमेंट अगर दे दिए, तो डॉक्यूमेंट का क्या करेगा, वो गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो यही होता है आपका फिक्सिंग। उसके बाद बात करते हैं वायरस फैलाना। अभी वायरस की बात करेंगे तो वायरस क्या है, साइबर अपराधी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो आपके कंप्यूटर पर भेजे जाते हैं, और अपने के कंप्यूटर पर जब भेजेंगे तो वायरस उसमें छिपे हुए होते हैं। और वायरस जैसे कि वर्म हो गया, टॉर्जन हो गया, हॉर्स हो गया, लॉजिक, हॉर्स इत्यादि वायरस सब खतरनाक वायरस है, मॉलवेयर हो गया, न्यूक वायरस हो गया, ये सब वायरसों के नाम है। तो आपके कंप्यूटर को जाकर के क्या करते हैं, पूरे के पूरे हानि पहुंचाने का काम करते हैं। बिल्कुल आपको ध्यान देना है। उसके पश्चात फर्जी बैंक के कॉल आना। तो फर्जी बैंक के अगर कॉलों की बात करते हैं तो अगर आपके पास कभी कोई मेल आता है या फिर कोई फॉर्म आता है या कोई भी अगर कॉल आता है या मैसेज आता है कि जो अगर मैं आपसे बैंक से बोल रहा हूँ और आपके एटीएम नंबर पासवर्ड क्या हो सकता है, तो कभी भी इस प्रकार के आपको एटीएम नंबर और पासवर्ड जो है वो देना नहीं है, किसी भी प्रकार से आपको धोखे में नहीं आना है। तो अगर आप धोखे में अगर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपकी जानकारी पूरी की पूरी इलीगल रूप से क्या हो जाएगी, पूरी जानकारी का यूज़र जो या फिर जो भी हैकर्स था वो पूरा का पूरा गलत इस्तेमाल कर सकता है। और उन गलत इस्तेमाल किए जाने वाले डेटा को वो क्या कर सकता है, आपके फ़ोन कॉल के जरिए, इंटरनेट या फ़ोन कॉल या मैसेज के माध्यम से पूरे के पूरे आपके अकाउंट की पूरी जानकारी या पूरी डिटेल्स को निकाल सकता है, आपका अकाउंट खाली कर सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों से क्या करना है, बचना है। सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाह की अगर बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो उन सोशल नेटवर्किंग साइट में भी बहुत सारी अफवाहें ऐसे चलती रहती है, जैसे सामाजिक हो गया, वैचारिक हो गया, धार्मिक और राजनीतिक अफवाहें बहुत सारे लोग फैलाते रहते हैं कि यहाँ पर ये हो गया, यहाँ ऐसी घटनाएं घट चुकी है। लेकिन यूज़र उनके इरादों को नहीं समझ पाता, और इरादों को नहीं समझने के चक्कर में हम क्या कहते हैं, कभी कभी उन व्यक्तियों को भी कुछ ना कुछ दे देते हैं जो हमको नहीं देना चाहिए था, और हम अपनी जानकारी को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर याद रखना है। उसके पश्चात बात करने वाले हम लोग आगे की भारतीय दंड संहिता में, मतलब कि इसके कौन से आपके प्रावधान किए गए, सजा के प्रावधान है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति ईमेल के माध्यम से आपको धमकी भरे संदेश भेज रहा है तो उसको ध्यान दीजिएगा, आईपीसी की धारा 530 के तहत सजा की कार्रवाई किया गया है। कोई व्यक्ति अगर ईमेल के माध्यम से अगर आपको संदेश भेज रहा है और मानहानि होने का दावा करता है तो आप 499 उस पर जाकर के उसके तहत उसको सजा का प्रावधान किया गया था। ऐसे तमाम प्रकार की अलग अलग दवाओं का ऑनलाइन बेचना, ईमेल का गलत इस्तेमाल करना, वेब जैकिंग, उसके बाद चोरी, फर्जी वेबसाइट, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ों के लिए अलग अलग प्रकार की दंड संहिताएं विकसित की गई है, जिसके माध्यम से क्राइम ब्रांच के द्वारा सख्त से सख्त क्या होती है, इसमें कार्रवाई होती है। आपको याद रखना है। अब बात करने वाले हम लोग आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड हैकिंग। हैकिंग क्या होता है, हैकिंग हम किसको कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा हैकिंग क्या है आपका। तो हैकिंग का मतलब होता है डेटा चोरी करना। मान लीजिए अगर आपको कोई डेटा अगर चोरी हो जा रहा है तो उस डेटा को क्या बोलते हैं, हैकिंग करना। तो किसी भी कंप्यूटर को बिना अनुमति अगर कोई व्यक्ति उसमें प्रवेश करता है तो वो क्या कहलाता है भैया, हैकिंग कहलाता है। यानी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में किया गया कोई भी कार्य इस अपराध की श्रेणी में आता है, जो कि व्यक्ति किसी नेटवर्क में अनाधिकृत तरीके से प्रवेश करता है और उसे हैकर कहते हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी कंप्यूटर में बिना अनुमति के प्रवेश कर जाता है उसको क्या बोलते हैं, हैकर्स बोलते हैं। और ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं जो कि नेटवर्क पर आक्रमण करते हैं, और इस प्रकार की वित्तीय अपराध जो है वो बहुत ज़्यादा अभी होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा इस प्रकार के अपराध बन चुके हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है, बिल्कुल आपको ध्यान देना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं डेटा। तो ध्यान दीजिएगा, किसी की बैंक में क्या होता है, आपका कोई नेटवर्क अगर है अनाधिकृत तरीके से अगर प्रवेश कर रहा है तो उनके खाता धारकों के अकाउंट से एक दूसरे अकाउंट में पूरा का पूरा डेटा क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। ऐसा ये होता है, इस प्रकार का एक कुल मिलाकर के एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, गलत प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके पूरे पूरे डेटा को बर्बाद कर देते हैं। भारत देश में हैकिंग क्रिया को गैर कानूनी माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 के तहत 3 साल तक की सजा का इसमें क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति अगर हैकिंग करता है, किसी भी प्रकार से कोई हैकिंग करता है, कोई अगर पकड़ा जाता है तो उसको लगभग 3 साल तक की सजा का यहाँ पर क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपको संपूर्ण जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। कल की क्लास में आपको बताऊंगा डेटा मतलब टेफ्ट क्या होता है, डेटा कैसे चोरी होता है, लॉजिक बम क्या होते हैं, इनके बारे में कल मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो में जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक बार कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।